हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है गिरिजा चौहान एंड वी वर गोइंग थ्रू द सेकेंड चैप्टर दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर में कवर कर लिया था। इसके सेकेंड पार्ट में हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है बेटा कि एक्चुअली सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो होती क्या है। सॉइल फर्टिलिटी होती क्या है? तो सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है मिट्टी का उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि जो ये उपजाऊपन है मिट्टी का वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं बेटा? हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एयर है हमारे आसपास, उसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पर ये नाइट्रोजन जो होती है ये डायरेक्टली प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। प्लांट्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन को क्या करते हैं, दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो बेसिकली क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन को एयर से लेकर उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और इसे किस में ऐड कर देते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा से, एयर से नाइट्रोजन को लेकर उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में और सॉइल में ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस, सो यहाँ जो आप बेटा देख रहे हैं, जो पिक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब पढ़े थे उनमें साइनोबैक्टीरिया भी पढ़े थे। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अगर हम इनका नाम बताएं तो एग्जाम्पल्स हैं इनके एनाबीना एंड नोस्टॉक। तो जो दो साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं उनमें से एक है एनाबीना और दूसरा है नोस्टॉक। फाइन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे काम हमारे लिए परफॉर्म करते हैं और उनमें से एक है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट कैसे होता है बेटा? बाय मेकिंग ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर क्या है? मैन्योर को अगर हम हिंदी में बोलें तो मैन्योर को हिंदी में बोलेंगे खाद। ठीक है, इसे बोलेंगे खाद। आपको पता है जब भी फसलें उगाई जाती हैं खेतों में तो हमें उनकी अच्छी फसल हो, खेत में अगर अच्छी फसल हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं या फिर मैन्योर्स डालने होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल्स हैं, जैसे कि डीएपी है, राइट? डीएपी तो वो क्या है? वो केमिकल है, वो सिंथेटिकली यानी कि लेबोरेटरीज में बनाया गया एक केमिकल है। पर मैन्योर क्या है? मैन्योर जो है बेसिकली ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट से, वेस्ट प्रोडक्ट्स किसके? प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड
फ्रूट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट इसमें बहुत सारे एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि काऊ डंग यानी कि गोबर, तो इसमें मिलाया जाता है ताकि एक अच्छा खाद बन सके, जिससे प्लांट्स जो है उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि क्यों मैन्योर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स से बेटर होते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। तो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस इन योर प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, इनको किस तरीके से मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक पिट यानी कि एक गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, और उसके अंदर ये सारा जो वेस्ट होता है इसे डाल दिया जाता है, इसे कवर कर दिया जाता है और काफ़ी दिन तक इसे छेड़ा नहीं जाता। काफ़ी टाइम बाद जब आप इसे हटाकर देखोगे, उसका कवर जो आपने ढका है, तो उसे आप हटाकर देखोगे तो आप देखोगे अंदर जितना भी प्लांट मटेरियल था या जो भी गोबर था, सब कुछ गल गया है। ठीक है, अब ये गलता क्यों है? क्योंकि इस पर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। इस पर क्या काम करते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं। सोचो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो क्या होता। देखो, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, इनकी डेड बॉडीज रह जाती हैं, और ये जो डेड बॉडीज है इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड करते हैं यानी कि तोड़ते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस में, जो कि दोबारा से किस में मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारे का सारा जो वेस्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइनली मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो ना तो डेड बॉडीज कभी डिग्रेड हो पाती, मतलब पूरी की पूरी दुनिया डेड बॉडीज से भर जाती बेटा। ठीक है, सोचो कैसा होता सीन, पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ डेड बॉडीज, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स की। तो ऐसी सिचुएशन, इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज होती कि नए ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास आती थी वो थी न्यूट्रिएंट्स की। होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी के दौरान न्यूट्रिएंट्स को, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है, मिट्टी से, हवा से, खाने के द्वारा। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बॉडी में रहते हैं, है ना। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो यही न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को तोड़ देते हैं और वापस से मिट्टी में मिला देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस से मिट्टी में नहीं जा पाते, और अगर ये मिट्टी में वापस से नहीं जा पाते तो नए प्लांट्स इन्हें यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, इसे हम थोड़ा डिटेल में अभी देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो वापस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में मिलाते हैं, इन्हें जो प्लांट्स होते हैं ये वापस से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वापस से यूटिलाइज करते हैं। अब सब चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, सब चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ नहीं सकते। जैसे कि क्या है, पॉलीथीन बैग्स हैं, ठीक है, ग्लास है, आपकी प्लास्टिक के टॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बैन लगा रखा है पॉलीथीन बैग्स के यूटिलाइजेशन पर। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट कि भाई एक गड्ढा खोदकर उसमें पॉलीथीन या प्लास्टिक, ग्लास, ये सब कुछ डाल दें और कुछ टाइम बाद उसे उघाड़ कर देखें, उसे उसका कवर हटा कर देखें, तो हमें पता चलेगा कि प्लास्टिक, पॉलीथीन एज इट इज़ है, वो बिल्कुल भी मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। गॉट इट? तो इससे क्या होता है, ये जो प्लास्टिक हैं, बॉटल्स हैं, ये सिर्फ इकट्ठी होती रहती हैं। ठीक है, ये सिर्फ इकट्ठी होती रहती हैं और हमारे
एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, ठीक है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस जो चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ नहीं सकते, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन्स हुई, इन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा। अब अभी हमने पढ़ा था कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी जो डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं, इनकी जो बॉडीज होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं कुछ टाइम में, क्योंकि उन पर कौन काम करता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट इन ऑफ प्लांट्स एंड animals, converting them into simple substances, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब ये जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें कौन लेता है? प्लांट्स जो होते हैं ये दोबारा से, लेट मी टेक इट, हाँ जी, प्लांट्स जो होते हैं ये दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स, यहाँ पर लिखा है एनिमल्स भी यूज करते हैं। एनिमल्स कैसे यूज करते हैं? देखिए, जब ये सब्सटेंसेस वापस से मिट्टी में मिलते हैं तो इन्हें प्लांट्स तो मिट्टी से ले लेते हैं, दे एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल, राइट। अब इन्हीं प्लांट्स पर क्या होता है? बहुत सारे हर्बीवोर्स डिपेंड होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट से कहाँ चला जाते हैं? हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो इन हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हर्बीवोर्स ने जो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ चले जाते हैं बेटा? वो फाइनली चले जाते हैं आपके कार्निवोरस एनिमल्स की बॉडी में, राइट। तो इस तरीके से ये जो सब्सटेंसेस हैं ये वापस से फूड चेन में एंटर हो जाते हैं एंड दे फाइनली क्लीन अप आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी वापस मिल गए, ठीक है, एंड जो हमारा एनवायरनमेंट था वो भी साफ सुथरा हो गया। दो काम हो गए, राइट। नेक्स्ट जो है, देखो, अब तक हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। चैप्टर का नाम ही था फ्रेंड्स एंड फोर्स। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फ्रेंड्स टू अस। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ डू दे एक्ट एज एनिमीज, हमारे दुश्मन की तरह वो कैसे काम करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम आने पर हमारे दिमाग में आती है वो है डिजीजेस, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं। किनमें? ह्यूमन बींग्स में करते हैं, प्लांट्स में करते हैं और एनिमल्स में भी करते हैं, ठीक है। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो ये जो होते हैं क्या करते हैं? पैथोजेंस, पैथोजेनिक होते हैं एंड दे फाइनली कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसके अलावा क्या होता है? ये बहुत सारी चीज़ें खराब भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? दे स्पॉइल फूड, हमारा खाना जो होता है खाना खराब कर देते हैं, खाना बहुत सारा खराब हो जाता है, राइट। क्लोथिंग खराब हो सकती है, कपड़े खराब हो जाते हैं और लेदर भी खराब हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस में होते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? दे ईदर एंटर थ्रू एयर, जब हम अंदर इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो वो एयर के थ्रू एंटर कर जाते हैं। अब इन दोनों जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो इसी तरीके से फैल रहा है, राइट। तो जब भी हम किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, किसी इंसान के बीच कांटेक्ट में आते हैं जो डिजीज़ है, तो वो छींकता है या खांसता है
तो उसके थूक के बहुत छोटे पार्टिकल्स हवा में रह जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो वही थूक के पार्टिकल्स हमारी अंदर लंग्स में चले जाते हैं, विच कॉज द डिजीज़। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो डिजीज़ कॉज हो जाता है। इसके अलावा वाटर वी ड्रिंक, जब कोई अगर कंटामिनेटेड वाटर आप पी रहे हो, क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए, तो इट मे ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन दैट इज़ ड्रिंकिंग दैट डर्टी वाटर। और फूड दैट वी ईट, अगर स्पॉइल्ड फूड आप खा रहे हैं या अनकवर्ड फूड आप खा रहे हैं, तो फूड के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इस बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके, इन्फेक्टेड पर्सन के। इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, या मान लीजिए कोई और वायरल डिजीज़ है, कोरोना हो रखा है उसको, कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं, तो कोविड-19 अगर उसको हो रखा है और आप उसके कॉन्टैक्ट में आए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, कैरिड बाय एन एनिमल। ठीक है, कई बार क्या होता है, डिजीज़ जो होता है किसी एनिमल के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे जो डिजीज़ेस होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान की बॉडी तक पहुंचते हैं, ठीक है, मतलब इन्फेक्टेड खाना नहीं खाया आपने, गंदा पानी नहीं पिया आपने, पर फिर भी क्योंकि आप किसी डिजीज्ड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो आपको डिजीज़ हो गया। तो ऐसे जो डिजीज़ेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, क्योंकि ये कम्युनिटी में स्प्रेड होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। जैसे कि कोविड-19 है जो फिलहाल फैल रहा है, तो कोविड-19 इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि आप डिजीज्ड इंसान के कॉन्टैक्ट में आते ही आपको खुद को भी डिजीज़ हो जाएगा। When a suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई मान लीजिए कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, कॉमन कोल्ड अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, उसकी भी बात कर सकते हैं। दोनों केसेस में क्या होता है, जब भी कोई डिजीज्ड पर्सन छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाली जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है थूक की, वो क्या होती हैं, वो आसपास फैल जाती हैं। और जब भी दूसरा इंसान उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है, सांस के साथ अंदर ले जाता है, तो उसके साथ क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस जो होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है जब एक बार वायरस बॉडी में एंटर कर गया तो इट विल कॉज अ डिजीज, इट विल कॉज अ डिजीज, राइट। चलिए, अब क्या होता है, कभी कभी जो डिजीज़ होता है वो डायरेक्टली आपको डिजीज्ड पर्सन से नहीं होता, पर किसी और ऑर्गेनिज्म से होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कैरियर्स। इन कैरियर्स में सबसे दो इम्पॉर्टेंट और मेन कैरियर्स कौन से हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स में मेनली मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। अगर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो मलेरिया में क्या होगा बेटा, कौन है कैरियर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, अगर हम हाउस फ्लाई की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर बता रखा है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इट इज द कैरियर फॉर मलेरिया। ठीक है, पर जो डिजीज है एक्चुअली वो फीमेल एनाफिलीज कॉज नहीं कर रही है, वो कौन कॉज कर रहा है बेटा, प्लाज्मोडियम इज द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज मलेरिया। ठीक है, पर इसे एक डिजीज्ड पर्सन से, एक ऐसे इंसान से जिसे पहले से ही मलेरिया है,
उससे लेकर किसी हेल्दी इंसान तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है बेटा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो खुद डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, पर ये हेल्प कर रहा है डिजीज को स्प्रेड होने में। इसलिए इस केस में हम मॉस्किटो को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? कैरियर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें डेंगी जो फीवर है आप सब जानते हैं, तो इसे कौन कैरी करता है? इसके लिए कैरियर कौन है? फीमेल एडीज मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो, इट कॉजेज द फीवर डेंगी या डेंगू। ठीक है, तो अगर हम फ्लाइज की बात कर रहे थे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था कि हाउस फ्लाइज जो होती हैं दे आर ऑल्सो कैरियर्स। ये कैसे होती हैं? क्या होता है, हाउस फ्लाइज की बहुत गंदी आदत होती है, ये तो उनका नेचर ही है, दैट दे सिट ऑन डर्टी थिंग्स। बहुत गंदी चीज़ों पर वो बैठती हैं। ठीक है, एक्सक्रीटा पर बैठ गई, सड़ती हुई चीज़ों पर बैठ गई। ठीक है, कोई एनिमल मरा हुआ है उसकी बॉडी के ऊपर बैठ गई, तो क्या होता है, ऐसी सड़ती हुई चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो उसके ऊपर बैठती हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, और जब यही फ्लाई किसी खुले खाने पर बैठती है, विच इज़ नॉट कवर्ड, खुले हुए खाने पर बैठती है, तो यही जो गंदगी है उसे ट्रांसफ़र कर देती है अलॉन्ग विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ये गंदगी को जो है ट्रांसफ़र कर देती है, और साथ में क्या ट्रांसफ़र करती है? साथ में ट्रांसफ़र करती है डिजीज़ेस। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है यू शुड नेवर टेक योर फूड अनकवर्ड। कभी भी खुले रखे खाने को, अनकवर्ड खाने को खाना नहीं चाहिए। आई थिंक आई एम मेकिंग दीज थिंग्स वेरी क्लियर टू यू। अब इन डिजीज़ेस से हम कैसे बच सकते हैं बेटा? बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन। आप सबको पता है जिस टाइम डेंगी फैलता है या आपका मलेरिया फैलता है, तो यू नो इट वेरी वेरी वेल दैट वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। वाटर लॉगिंग को हमें रोकना होता है, वी हैव टू कीप द प्लेस ड्राई। ठीक है, अगर हम ड्राई नहीं रखेंगे जगह को तो क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, जहाँ पर जो मॉस्किटो होगा इट विल ब्रीड का मतलब है इट विल ले एग्स, अपने अंडे देगा वहाँ पर, और वहाँ पर नए मॉस्किटोज़ का जन्म होगा। तो अगर पानी नहीं होगा तो ना तो मॉस्किटोज़ अंडे देंगे, ना ही उनकी क्वांटिटी जो होगी, उनका नंबर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, ना ही कोई डिजीज़ फैलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे लिए ऐसे डिजीज़ को रोकने के लिए? क्या ज़रूरत है बेटा? टू कीप द सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। इज़ दैट क्लियर? नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिजीज़ेस दे रखे हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। ठीक है, और इसे कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, जैसे कि टीबी जो होता है वो किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये कैसे स्प्रेड होता है? बाय एयर। कैसे स्प्रेड होता है? बाय एयर। इसके अलावा जो मीजल्स है, मीजल्स एक डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस एंड इट ऑल्सो स्प्रेड्स बाय एयर। तो इस तरीके से यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीजेस विथ एंड देयर कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड द वेज दे आर कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दिस टेबल। प्लीज गो थ्रू द टेबल। Now we come to the disease causing microorganisms in animals. तो जैसा कि humans में disease cause करते हैं microorganisms, वैसे ही क्या होता है, humans में भी microorganisms disease cause कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो animals में disease के बारे में पता लगाया था, there was a disease which is known as anthrax. ठीक है, एंथ्रैक्स विच इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉजेज द डिजीज एंथ्रैक्स। और इसको सबसे पहले किसने बताया था बेटा? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने 1876 में फाइंड आउट किया था दैट द डिजीज एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस।
तो कुछ कॉमन डिजीजेस जो एनिमल्स में होते हैं उनमें से एक तो आपको पता चल ही गया बेटा, वन इज एंथ्रैक्स एंड अदर इज फुट एंड माउथ डिजीज। एंथ्रैक्स जो है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, दैट इट इज कम्युनिकेटेड बोथ इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमंस। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज इज मेनली ऑफ कैटल। कैटल मतलब आपके जो पशु होते हैं, गाय भैंस जो होते हैं, इनमें फुट एंड माउथ डिजीज होता है। जबकि एंथ्रैक्स जो है इट कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, तो इट इज लाइक मोर डेंजरस। ठीक है, अब हमने देखा था जो एंथ्रैक्स डिजीज था इट वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जबकि जो फुट एंड माउथ डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय वायरस, दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। Now the third category of disease causing organisms is the disease caused in plants, microorganisms causing disease in plants. So जो डिजीज़ है इनमें प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ की हमें ज़रूरत क्या है इतनी परवाह करने की? हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है टू मेंटेन आवर फूड रिजर्व्स। बेसिकली हमें खाना प्लांट से ही मिलता है। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो गेहूँ कहाँ से आएगा या बाजरा कहाँ से आएगा? ठीक है, सरसों नहीं उगेगी तो तेल कहाँ से आएगा? सो बेसिकली जो मेन कंसर्न है कि प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ेस को लेकर हम क्यों इतने परेशान रहते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ेस है होते हैं दे रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। ये हमारी खेती का जो जितना प्रोडक्शन होना था, जितना गेहूं या सरसों या जो भी चीज़ थी जो यील्ड होनी थी, जो प्रोडक्शन होना था, उसे बहुत कम कर देता है। तो जितना गेहूं या सरसों होनी थी उससे बहुत कम प्रोड्यूस होगी। सो इसलिए प्लांट्स के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो लिस्ट है इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द प्लांट्स डिजीजेस, जैसे कि सिट्रस कैंकर। अब नाम ही बता रहे सिट्रस कैंकर, यानी कि ये किन प्लांट्स में होता है? ये सारे सिट्रस प्लांट्स में होता है। सिट्रस मतलब खट्टे, ऐसे प्लांट्स जिनमें खट्टे फल लगते हैं, जैसे कि नींबू या संतरे या किन्नू, इस टाइप के। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर जो है इट इज़ अ डिजीज विच इज़ कॉज्ड इन सिट्रस प्लांट्स। इसे कौन कॉज करता है बेटा? इसे कॉज करता है एक बैक्टीरिया। इसे कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, एंड इट इज स्प्रेड बाय एयर। तो ये कैसा डिजीज है? इट इज़ अ एयरबॉर्न डिजीज या एयर स्प्रेड बाय एयर। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, देखिए रस्ट ऑफ व्हीट नाम ही बता रहा है किस में होता है बेटा? ये होता है व्हीट में। इसे कौन करता है? इसे कॉज करता है एक फंगी। ठीक है, और ये कैसे स्प्रेड होता है? इट इज स्प्रेड बाय एयर और सीड्स। या तो हवा से स्प्रेड होता है या फिर जो इफेक्टेड या कंटामिनेटेड जो बीज होता है उससे भी ये डिजीज हो सकता है। तीसरा जो है डिजीज है दैट इज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। ऑब्वियसली किस में कॉज हो रहा है? ये भिंडी में कॉज हो रहा है। ठीक है, कौन कॉज करता है इसे? वायरस कॉज करता है। और किस तरीके से ये स्प्रेड होता है? बाय इंसेक्ट्स। कैसे स्प्रेड होता है? बाय इंसेक्ट्स। चलिए, तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है? इन डिजीजेस से बचने के लिए वेरियस केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द व्हाट यू कॉल फील्ड्स। आपने देखा होगा जिनके घर खेत है उन्होंने देखा होगा कि खेत में जो खड़ी फसल होती है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, स्प्रे किया जाता है अलग अलग केमिकल्स का, अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का टू रिड्यूस और टू स्टॉप दीज डिजीजेस। इन डिजीजेस से प्लांट्स को बचाने के लिए। अब नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। अब ये जो वर्ड है फूड पॉइजनिंग,
ये अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। नाउ हमें पता है कि फूड जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, एंड बिना फूड के वी कैन नॉट सर्वाइव। जब हम फूड के बिना रह ही नहीं सकते तो हाउ कैन द फूड कॉज पॉइजनिंग? तो फूड एक्चुअली पॉइजनिंग कॉज कैसे कर सकता है, जहर कैसे बन सकता है खाना, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? इट कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स। कैसे होती है बेटा फूड पॉइजनिंग? बाय फूड स्पॉइल, मतलब खराब जो हो चुका है खाना, जो बुझ चुका है खाना, बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ सड़ती है तो उसके लिए सोली कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड जो है वो सड़ जाता है और उसे कोई खा ले तो इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। अब डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज नहीं कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग। होता क्या है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पर ग्रो करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बहुत जहरीले सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जहरीले सब्सटेंसेस जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका खाने के ऊपर ग्रो हो रहा है तो वो पॉइजनस सब्सटेंसेस भी कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? खाने के ऊपर। और जब भी आप उसे खाने को खाओगे तो वो पॉइजनस सब्सटेंसेस आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड ऑब्वियसली दे विल पॉइजन योर बॉडी। तो इस तरीके से फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजन कॉज नहीं कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो पॉइजन प्रोड्यूस किया है उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग बेसिकली होती है। तो अब फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है आप सब जानते हैं, ठीक है, बस हमें याद दिलाने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट फूड प्रिजर्वेशन। तो ऑब्वियसली अगर फूड पॉइजनिंग से बचना है तो खाने को ख़राब होने से हमें बचाना है, यानी कि खाने को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। प्रिजर्वेशन खाने की ज़रूरी है, राइट? अब पहचाने कैसे कि खाना ख़राब हो गया? आप सबको बहुत अच्छे से पता है। पहला क्या होता है? बैड स्मेल, बदबू आती है। जो चीज़ ख़राब हो गई है आप उसका पता कैसे लगाते हैं? मान लीजिए गलती से सब्ज़ी बाहर रह गई तो आप पता कैसे लगाएंगे सब्ज़ी सही है या ख़राब है? आप उसे स्मेल करेंगे और जैसे ही ख़राब स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, तो यू नो द फूड हैज़ बीन स्पॉइल्ड, खाना जो है वो ख़राब हो गया है। ठीक है, और साथ में क्या होता है? उसका बैड टेस्ट होता है। अगर स्मेल नहीं है तो आपको टेस्ट उसका बहुत अलग नज़र आएगा, टेस्ट भी बहुत बदल जाएगा। तो उस जो ख़राब हो चुका है खाना, पहली चीज़ तो उसमें ख़राब स्मेल आएगी, दूसरा उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा? चेंज्ड कलर। साथ में क्या होता है बेटा? कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट हाउ दिस फूड इज़ स्पॉइल्ड और नॉट। ठीक है, अब हमने देखा हम बहुत टाइम तक अगर रख दें, इनफैक्ट गर्मियों में तो अगर 2 घंटे के लिए भी खाना बाहर रह गया तो ख़राब हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि हमारी दादी जो पिकल्स यानी कि अचार, जो अचार बनाती हैं वो तो ख़राब नहीं होता। वो ख़राब क्यों नहीं होता? तो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है उस अचार में कि अचार ख़राब नहीं होता, राइट? तो फूड प्रिजर्वेशन का जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ केमिकल मेथड, यानी कि केमिकल की हेल्प से आप किस तरीके से खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पुराने टाइम से यूज जो मेथड्स हैं उनमें है यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स मतलब वो तेल जो आप खा सकते हैं, राइट? तो नमक और तेल को यूज़ कर बहुत समय से हमारे खाने को प्रिजर्व किया जा रहा है। और जो चीज़ें हमारे खाने को ख़राब होने से बचाती हैं, स्पॉइल होने से बचाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रिजर्वेटिव्स, बिकॉज दे आर प्रिजर्विंग द फूड, सो दे आर नोन एज प्रिजर्वेटिव। यहाँ इस केस में क्या है प्रिजर्वेटिव? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। ठीक है,
अब आपको पता है जो हमारे पिकल्स हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो नॉर्मल सब्जी से या नॉर्मल किसी भी चीज़ से जो सॉल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ऑयल। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट होता है किसमें, पिकल्स में। तो ये पिकल्स में ऑयल और सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से पिकल्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, पिकल्स ख़राब नहीं होते। ये तो पुराना तरीका है जिससे हमारी दादी नानी बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हैं, जिससे हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। सालों तक अचार ख़राब नहीं होते इन वजह से। ठीक है, अब जो कुछ सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें फूड को प्रिजर्व करने में। अब सब चीज़ें तो इस तरीके से हो नहीं सकती। अगर हम बात करें कि हमारे जो सॉस होते हैं, टमेटो केचप्स, आप सबको पसंद होगा सॉस, है ना। तो सॉस जो होता है वो क्यों नहीं ख़राब होता। सॉस बेसिकली क्या है, एक चटनी है, पर वो ख़राब क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर सोडियम बेंजोएट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के अलावा एक और केमिकल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सोडियम मेटाबिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो है दो केमिकल्स हैं, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में आते हैं, वाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में, जो कि किसी भी फूड में अगर डाल दिए जाएं तो वो ख़राब नहीं होता। तो हमारे जो जैम्स होते हैं, जैम्स यू ऑल नो जैम क्या होता है, जो जैम है, और स्क्वैशेस होते हैं। स्क्वैशेस क्या होते हैं, स्क्वैशेस गाढ़े किए हुए फ्रूट जूसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसान का फ्रूट केक आता है, राइट, दैट इज अ स्क्वैश। ठीक है, तो ये जो स्क्वैशेस हैं, जैम्स हैं, इसके अलावा जो आपके सॉसेस हैं, इनमें ये केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कि खराब नहीं होते। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट से कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट कैसे से हम क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, मीट, फिश, ठीक है, उसके अलावा आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड। टैमरिंड होती है इमली। ठीक है, तो ये सब जो होती हैं ये कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व हो सकती हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने में ग्रो नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा सॉल्ट को वो टॉलरेट नहीं कर पाते, और जो खाना होता है वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब ये तो बहुत अजीब लगता है कि भाई शुगर डालने तो ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, पर शुगर कैसे हेल्प करता है किसमें, फूड प्रिजर्वेशन पे। तो शुगर क्या करता है बेटा, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जब चीनी ज़्यादा होगी, आपने देखा होगा जो चाशनियाँ होती हैं, बहुत गाढ़ी अगर चाशनी है तो वो ख़राब नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें पानी बहुत कम रहता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या चाहिए बेटा, माइक्रोब्स को उन्हें चाहिए पानी। जब वाटर कंटेंट बहुत कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जैम्स हैं, जेलीज हैं और स्क्वैशेस हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल्स एंड विनेगर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन नॉट ग्रो इन सच एनवायरनमेंट। ऐसे जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट हो, या विनेगर क्या है, विनेगर इज़ एन एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो विनेगर इज़ एसिड बेसिकली। तो एसिड की प्रेजेंस में या फिर ऑयल की प्रेजेंस में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए फूड जो होता है वो ख़राब नहीं होता। और इस तरीके से हम किस चीज़ को कर सकते हैं बेटा प्रिजर्व, फिशेस को कर सकते हैं और मीट को कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स को भी यहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, प्याज जो होती है उसे विनेगर में, सिरके में डालकर रखते हैं। विनेगर इज सिरका। ठीक है, तो सिरके में डालकर रखते हैं प्याज, जिससे प्याज खराब नहीं होती। अगर आप रेस्टोरेंट्स में भी जाओ खाना खाने, अगर आप बाहर जाते हो तो आपने देखा होगा पिंक कलर की, ऑरेंज कलर की, अलग अलग कलर्स की वो अनियंस रखी होती हैं जो सैलड में वो लोग रखते हैं, और उसमें हल्का सा खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो कहाँ से आती है, वो प्याज जो होती है वो
विनेगर में यानी कि सिरके में वो भिगो कर रखते हैं, जिससे वो प्याज खराब नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब आपको पता है कि जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो आपने घर में डेफिनेटली डेली देखा होगा। जब भी आपकी मम्मी जो है दूध लेकर आती हैं या घर में दूध आता है, सबसे पहले क्या करती हैं उस दूध का, उसे क्या करती हैं, उसे बॉईल करती हैं। क्यों बॉईल करती हैं बेटा? उसे बॉईल करती हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया उसके मर जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे घर में जो खाना बचता है, ठीक है, या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हमारे घर आते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहाँ रखते हैं बेटा? उन्हें हम रखते हैं रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर। हमें पता है जो चीज़ फ्रिज के अंदर है वो ख़राब नहीं होगी। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है, जो ठंडा टाइम होता है, जो ठंडी जगह होती है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा सर्दियों में अगर हम फ्रिज नहीं भी चला रहे हैं, सब्जी बाहर रह गई, कोई फ्रूट्स बाहर रह गए, तो भी वो ख़राब नहीं होते, जबकि गर्मियों में हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर में, ठंडी जगह में कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते और खाना ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था, जो दूध आता है आपकी मम्मी सबसे पहले क्या करती हैं, उसे बॉईल करती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। अब होता क्या है कि अगर आप थैली के दूध की बात करें, ठीक है, थैली का भी नहीं, इनफैक्ट जो टेट्रा पैक आता है, टेट्रा पैक होता है जो गत्ते के डब्बे में जो मिल्क आता है, इस यहाँ पर झज्जर में इतनी ज़्यादा उसमें अवेलेबल नहीं है, बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा अवेलेबल होता है टेट्रा पैक। तो टेट्रा पैक जो है, टेट्रा पैक का दूध अगर आप नहीं खोलोगे तो 2-3 महीने तक भी ख़राब नहीं होता। तो ये दूध ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो दूध होता है ये प्रोसेस से गुजरता है जिसे हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लुइस पास्चर के बारे में बताया था, एंड आई टोल्ड यू दैट ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुइस पास्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के लिए। उनमें से एक था फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो दूध होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है कुछ 15 से 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और अचानक क्या किया जाता है, उसे कूल कर दिया जाता है, अचानक ठंडा कर फिर उसे स्टोर कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि स्पॉइलेज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर नहीं रहे तो दूध भी खराब नहीं होगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर कोई चीज़ सील पैक्ड है, अगर कोई चीज़ सील पैक्ड है टाइटली, तो वो ख़राब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एयर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है टू स्पॉइल द थिंग्स। आपने नोटिस किया होगा जो चिप्स के पैकेट्स आप लेकर आते हैं वो फूले हुए होते हैं, ठीक है, इतने चिप्स नहीं होते जितनी हवा भरी होती है। तो हवा क्या है, दैट इज़ एक्चुअली नाइट्रोजन जो उसके अंदर भरी जाती है, और वो इसीलिए भरी जाती है और ऊपर से क्या किया जाता है, उसे सील कर दिया जाता है। तो इसीलिए है ताकि अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल ना रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप किसी चीज़ को सील पैक कर देते हो तो वो चीज़ भी जल्दी से ख़राब नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज़ योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम हमारी 3rd क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।